एवरीवन, मेरा नाम तनुश्री है। मैंने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर किया है और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अपनी कंप्लीट स्ट्रेटजी और अपनी पूरी जर्नी को आप सबके साथ शेयर किया था, जो आप सबको बहुत हेल्पफुल लगी। जिसमें कमेंट बॉक्स में आप सब ने सबसे ज़्यादा जो कमेंट किए थे वह पेपर 1 की स्ट्रेटजी को जानने के लिए किए थे। इसलिए मैं आज इस वीडियो में आपसे अपनी पेपर 1 की कंप्लीट स्ट्रेटजी को डिटेल में शेयर करूँगी, जिसमें मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि पेपर 1 का जेआरएफ क्वालिफाई करने में कितना अहम रोल होता है, पेपर 1 इस एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और हमको ये मानना पड़ेगा कि पेपर 1 हमारी वीकनेस नहीं होनी चाहिए, हमारा एक तरह से वेपन होना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबसे पेपर 1 की कंप्लीट स्ट्रेटजी को शेयर करूँगी और पेपर 1 की यूनिट वाइज हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, और साथ ही हमें कोई बुक परचेज़ करनी चाहिए या फिर हम यूट्यूब से फ्री में लेक्चर देखकर अपने नोट्स बनाएं, या फिर हमें कोई पेड कोर्स परचेज़ करना चाहिए, वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। या फिर अगर हम यूट्यूब से पढ़े तो किस चैनल को हम फॉलो करें, और इसके साथ ही हम PYQs कहाँ से लगाएं, प्रैक्टिस कैसे करें और हम नोट्स स्मार्टली कैसे बनाएं। याद रखना, स्मार्ट वर्क से मेरा मतलब कभी भी शॉर्टकट से नहीं है। और इस एग्ज़ाम को मैं हमेशा कहती हूँ कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत है, और बिना हार्ड वर्क के कुछ भी नहीं होता है। स्मार्ट वर्क भी हार्ड वर्क करोगे तभी आपके काम आएगा। ओके, तो ये आप अपने माइंड में क्लियर करना। तो आइए आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि पेपर 1 में हमारे सामने 3 तरह के स्टूडेंट आते हैं। एक तो वो जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, वेल एंड गुड, जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है। एक वे स्टूडेंट होते हैं जिनका मैथ्स ठीक ठाक होता है, उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस छुटी हुई होती है, वो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, समझेंगे तो वो उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। और तीसरे तरह के स्टूडेंट मेरी तरह के होते हैं जिनका मैथ्स बिल्कुल वीक होता है, बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा, कि वो कुछ तो ऐसे भी होते हैं मेरी तरह जो कह देते हैं कि मैं घर पे प्रैक्टिस कर लूँगी, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम प्रेशर में मुझसे नहीं हो पाएगा। और ना ही अभी हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम बिल्कुल शॉर्टकट्स देख ले उसके, हम बिल्कुल एग्ज़ाम में परफेक्ट हो जाए, मैथ्स में परफेक्ट हो जाए, है ना। तो इस तरह के भी स्टूडेंट होते हैं। तो आज हम तीनों तरह के स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे कि आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, फिर भी आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना, जो कि हमारे जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप पेपर 1 को अच्छा कर लेते हो ना, तो पेपर 2 जो आपका हिंदी है या फिर आपका जो भी कोई विषय है, उसमें बहुत डिटेल से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, उसमें आप थोड़ा बच जाते हो, थोड़ा आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पेपर 1 में अच्छा स्कोर किया है, तो थोड़ा सा उधर ऊपर नीचे हो भी गया, कुछ ज़्यादा डिटेल में एक आध क्वेश्चन आ भी गया तो कोई बात नहीं, आपका काम चल जाता है। तो इसलिए आज हम डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। एक बात तो मैं तीनों तरह के, सभी तरह के स्टूडेंट से करना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट जो पेपर 1 में एक गलती सबसे ज़्यादा करते हैं, वो पता है कैसे यूनिट को कैसे डिवाइड करते हैं बच्चे, वो ऐसे कर लेते हैं कि हमें तो 30 ही क्वेश्चन लाने हैं, हमें तो 35 ही क्वेश्चन लाने हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ना सिर्फ 7 यूनिट को अच्छे से कवर कर लेता हूँ, मैं 3 को छोड़ दूंगा, 3 मेरी अच्छी नहीं है, मैं उसको नहीं करता हूँ। ये सबसे बड़ी गलती है। याद रखना, कोई भी यूनिट बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल नहीं छोड़नी है। पता है कि उससे कोई बेसिक क्वेश्चन आया, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आए, मान लो कि किसी ने टीचिंग एप्टीट्यूड ही छोड़ दिया, फिर मान लो किसी ने रिसर्च एप्टीट्यूड छोड़ दिया कि भाई मुझसे रिसर्च नहीं होता, और उससे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया कि पूछ लिया हमसे कि बताओ ये किस तरह का रिसर्च टाइप हो, आपने वो भी छोड़ दिया, तो आप फिर रेस से बाहर हो जाओगे। देखो ये थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन सच है ये, है ना। तो मैं आपसे बिल्कुल क्लियरली एक बात बोलना चाहती हूँ कि पूरी तरह तो कोई भी यूनिट नहीं छोड़नी है। इस तरह तो कभी भी अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनानी है कि मैं ये 7 यूनिट बहुत अच्छे से कर लूँगी, मैं ये 5 यूनिट बहुत अच्छे से कर लूँगी, 5 यूनिट में तुक्के मार दूंगी। नहीं, तुक्कों के सहारे कभी नहीं जाना। एक तो तुक्का कुछ नहीं होता है, ठीक है, तुक्के ना कभी किसी के लगे हैं और ना ही लग सकते। और जो कहते हैं ना मेरा तुक्का लग गया, वो गैस वर्क होता है, और गैस वर्क भी तभी हम हमारा अच्छे से काम करता है जब हम अच्छे से डिटेल में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो तब हम थोड़ा एलिमिनेशन मेथड लगा के उसको कर ले जाते हैं। यही होता है। एक जो सवाल होता है कि हम पेड बैचेस ले या फिर पेड कोर्स परचेज करें, तो किसका करें, कहाँ से करें या फिर नहीं करें, या फिर यूट्यूब से ही सेल्फ सफिशिएंट है। तो देखो, इसके बारे में मैं आपको एक बात बताती हूँ। आज के टाइम पे ना यूट्यूब पे इतने सारे चैनल है, इतने सारे लोग यूट्यूब पे कंटेंट दे रहे हैं, और ट्रस्ट में बहुत अच्छा कंटेंट भी दे रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट भी यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। इसलिए ये जो इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है ना यूट्यूब पर या फिर हमारे आसपास, ये जितना हमारे लिए अच्छी बात है ना, उससे कहीं ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक भी सिद्ध होता है। पूछो कैसे? क्योंकि
हमारे सामने इतना सारा मटेरियल है, इतने सारे लोग एक ही यूनिट को 10 लोग 20 लोग पढ़ा रहे हैं, 10 तरह से पढ़ा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चा फंस जाता है, उस अपना सारा समय बर्बाद कर देता है। उसको समझ नहीं आता है कि उसने ऐसे पढ़ाया था, उसने ये पढ़ाया था, क्या सही है और क्या नहीं है, मैं किससे पढ़ूँ किससे नहीं पढ़ूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगी। देखो, एक तो ये बात होती है कि आपको किस टीचर का समझ में आ रहा है। मान लो मुझे इस टीचर का समझ में आ रहा है, आपको इस टीचर का समझ में आ रहा है। ठीक है, सबका अपना समझने की क्षमता, अब सबके अपने दिमाग की क्षमता अलग अलग होती है। देखो, ये तो एक बात है, लेकिन फिर भी हमें इतने सारे कंटेंट में से क्वालिटी कंटेंट ढूंढना है। फिर उस एक दो चैनल पे हमें स्टिक होके उसको अच्छे से फॉलो करना है, उस पर भरोसा करते हुए फॉलो करना है कि मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, ये जो करा रहा है मैं वही करूँगा तो मेरा हो जाएगा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये भी ढूंढना, सर्च करना। तो इसीलिए मैं आज आप सबके सामने हूँ। इसमें मैं आप सबकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी, जितना मैंने सब चैनल से पढ़ा है, समझा है। तो मैं आप सबको बताऊँगी कि मैंने क्या जाना है, क्या समझा है। अब एक बात तो हम सबको पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि पेपर 1 को प्रिपेयर करने के लिए हमें किसी भी महंगे या सस्ते पेड कोर्स को खरीदने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो फ्रीली अवेलेबल कंटेंट है वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, अगर आप उसको अच्छे से स्ट्रेटजी बनाकर अच्छे से फॉलो कर लेते हो। ठीक है, मैं आपको एक बात बोलूँ, यूट्यूब ना हमारे पास ना एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रिसोर्स है, लेकिन तब जब हमें इसको सही से इस्तेमाल करना आता हो। फिर आगे जब इस हमारे सामने सवाल आता है कि हमें खुद से पढ़ना है, तो सबसे पहले यही मन में आता है कि हम कौन सी बुक परचेज करें, या फिर नहीं करें। तो देखो, अगर हम बुक की बात करें तो इस समय जो सबसे अच्छी बुक है ना, वह है केवीएस मदान की बुक। बहुत अच्छी बुक है, नो डाउट, सब बोलते हैं कि बहुत अच्छी बुक है, और सब बोलते हैं तो इसलिए मैंने भी सुना था, मैंने भी खरीदी। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये रही पूरी केवीएस मदान की बुक, मेरे पास भी थी। तो बहुत से लोग आप देखोगे ना, जितने भी बच्चे होंगे सब बताएंगे कि हमने केवीएस मदान की बुक खरीदी तो थी, लेकिन हमने पढ़ी नहीं, क्योंकि वो ना बहुत ही ज़्यादा घिचपिच है उसमें, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, और उसकी जो लैंग्वेज भी है ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे वो हिंदी की हो। ठीक है, तो इसलिए बच्चे उसको प्रिफर नहीं करते, खरीद तो लेते हैं लेकिन उसको पढ़ते नहीं है। लेकिन मैंने इसका बहुत नाम सुना था, तो मुझे था कि, और मेरे पास उस वक्त टाइम भी था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, इसको नहीं पढ़ूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो देखो, अगर आप देख पाओ इसमें इस बुक को, भाई मैंने तो इसको ना बिल्कुल लाइन बाय, अगर आप देख पाओ तो मैंने तो इस बुक को भी लाइन बाय लाइन पढ़ा था, इसकी भी यूनिट को, सारी यूनिट नहीं लेकिन शुरू की टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ये सब जो यूनिट थी इनको मैंने इसमें से अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद तभी मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको एक बात बोल सकती हूँ कि आपको ये बुक बिल्कुल भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इस बुक को नहीं खरीदोगे तो आपका काम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं है। ये बुक अच्छी है, नो डाउट, मैंने इसको पढ़ा है इसलिए मैं कह सकती हूँ इसमें जो कंटेंट है ना वो अच्छा है, क्वालिटी कंटेंट है। ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है, एक एक यूनिट जो है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम शब्दों के साथ दे रखी है, जिसको समझने में हमको सच में बहुत ज़्यादा कठिनाई आएगी। और जितना इसमें बढ़ा चढ़ा के बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों के साथ इसको हेक्टिक बनाया हुआ है ना, ऐसा पेपर 1 में बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं आते, कि मतलब इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते कि आपको इतना इस लेवल पे जाके आपको पढ़ना पड़े। और इसलिए मैंने भी जब इस एग्ज़ाम की तैयारी करी, मैंने भी इसमें से जो यूनिट पढ़ी है ना, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसमें से पढ़ने का, क्योंकि मैंने रिवीजन ही नहीं किया, मैंने सिर्फ इसमें से एक बार पढ़ी, और इसको पढ़ के मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कुछ इस सेम क्वालिटी कंटेंट को मैं अच्छे से कहीं और से कवर नहीं कर पाई, कि मुझे दोबारा इस पे आने की ज़रूरत पड़ी है अपने पूरे एग्ज़ाम प्रिपरेशन में या फिर रिवीजन टाइम में। तो इसलिए आपको भी इस बुक को लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस बुक को ना लोगे तो आप कहाँ से अच्छे से पढ़ पाओगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब ये हो गया कि हमें बुक नहीं लेनी है, तो देखो, अगर आप में से कोई लेना चाहते हो ना तो भाई ले लेना, ये मत कह देना बाद में आके कि भाई तुमने बोला था तो मैंने बुक नहीं ली इसलिए मेरा नहीं हुआ। तो भैया जिसे लेनी है ले लो, मुझे जो बेस्ट पता था वो मैंने बता दिया है। अगर किसी को अच्छा लगे, किसी को समझ में आए तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अगर बुक से नहीं किया है तो मैंने और ईजी वे में कहाँ से कर लिया है, जिसमें मेरा टाइम भी बचा, मेरी मेहनत भी कम लगी, मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए, और मेरे PYQs भी उससे निकल गए, और मैं एग्ज़ाम में भी वहाँ से क्वेश्चन निकाल पाई हूँ, कर पाई हूँ। ठीक है, तो देखो यूट्यूब पे ना हमारे सामने बहुत सारे चैनल है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही किसी चैनल को कि कोई अच्छा है या कोई बुरा है। ठीक है, किसी चैनल पे कोई यूनिट बहुत अच्छे से कराई जा रही है, किसी चैनल पे कोई दूसरी यूनिट बहुत अच्छे से कराई जा रही है। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर्स हैं, आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है,
तो मैं आपको एक सबसे अच्छा जो चैनल है ना वो सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लैरिटी लानी है ना, तो सबसे पहले आप भरत कुमार सर की प्लेलिस्ट पे जाओ। वहां से उन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड में जितना भी कंटेंट डाला हुआ है ना, और प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से। बाकी चैनल पे ज्यादातर क्या है कि एक दो वीडियो कहीं दे रखी है, तो फिर आप ढूंढते रह जाओगे, सर्च करते रह जाओगे, मिलता ही नहीं है। बेसिक क्लियरिटी आप अपनी कॉन्सेप्ट की लेके आना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले ना आपको कुमार भारत सर का जो चैनल है ना उसको विजिट करना चाहिए। उन्होंने जो यूनिट पढ़ा रखी है, सबसे पहले आप उनको कंप्लीट करो, उनकी जो प्लेलिस्ट है उनको कंप्लीट करो। देखो यहाँ पे सब कहते हैं कि भरत कुमार सर के कर लो सफिशिएंट है, लेकिन मैंने वहाँ पे एक बात देखी है कि उनके भी ना पेड कोर्स है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो एक यूनिट का जो 100% में से उन्होंने 90% यूट्यूब पे कवर करा रखा है, और 10% उन्होंने पेड बैच के लिए रखा हुआ है। यह एक रियलिटी है जो मैंने देखी है, ठीक है। तो लेकिन 90% भी कम नहीं होता है जितना उन्होंने दे रखा है, और बहुत अच्छे से दे रखा है कि पहले कोई टॉपिक करा दिया, उसके बाद उन्होंने उस टॉपिक के पीवाईक्यूज भी करवा दिए, जिससे हमें ये भी पता चल जाए कि इससे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही ज्यादा अच्छा तरीका है अगर कोई ऐसे कराता है तो, ठीक है। तो ऐसे ही भरत कुमार सर के प्लेलिस्ट पे जाओगे, वहां से लेक्चर देखोगे, अपनी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लाओगे, तो आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। बिना अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो लेक्चर देखने का बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं। ऐसा तो कोई भी मत करना कि मैंने खाना खाते वक्त या फिर कोई काम करते वक्त लेक्चर सुन लिया, मेरा काम हो गया, ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना। कोई इससे तो अच्छा आप लेक्चर भी मत देखो, कोई फायदा नहीं होने वाला अगर आप अपने आप से नोट्स नहीं बनाओगे लेक्चर देखते हुए, ठीक है ना। तो अब आपको नोट्स बनाने हैं, तो अब हम नोट्स के बारे में बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाने, स्मार्टली नोट्स कैसे बनाने, एक अच्छे नोट्स कैसे बनाए जो हमें रिवीजन के टाइम पे बहुत ही ज्यादा हेल्प करें। देखो नोट्स के नाम पे मैं सबसे पहली जो बात आप सबसे बोलूंगी कि नोट्स ना हमेशा A4 साइज शीट पे बनाना, कभी किसी रजिस्टर पे नोट्स मत बनाना। अब आपको ये बचकानी बातें लगेगी कि भाई मैं तो नोट्स कहीं मतलब मैं तो किसी भी चीज़ पे नोट्स बना लूंगा, रजिस्टर पे बनाऊँ या इससे बनाऊँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप किस पेन से लिख रहे हो या फिर किस पेपर पर लिख रहे हो। तो देखो मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है। और ये बात ना मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ और मुझे ऐसे ही पता चल गया, ये मुझे भी सब करते कराते अपनी मिस्टेक से सीखते हुए पता चली है। मैंने भी सबसे पहले रजिस्टर ही खरीदा था, ठीक है, और मैंने रजिस्टर में नोट्स बनाए थे, और मैं आपको दिखा सकती हूँ ये बन रहे मेरे रजिस्टर में नोट्स, ठीक है। लेकिन फिर मुझे रजिस्टर में क्या दिक्कत आई, मुझे दिक्कत ये आई कि मैंने कुमार भरत सर की प्लेलिस्ट देख के नोट्स बना लिए, रजिस्टर में नोट्स बना लिए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपने नोट्स बना लिए और इसमें आप 2-4 पेज अपनी मर्जी से छोड़ते जाओ, ऐसा तो रजिस्टर भर जाएगा ना ही, ऐसे कोई भी करता है ना। तो फिर ना घिचपिच हो जाता है, हमें कोई बात नोट करनी है या फिर हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन नोट करनी है। और ये तो एग्जाम भी ऐसा है कि हम लास्ट टाइम तक जो है इन्फॉर्मेशन ऐड करते ही रहते हैं, अपने नोट्स को अच्छे से करते ही रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ना A4 साइज पर ही नोट्स बनाने हैं। ये भी मुझे बाद में पता चला जब मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि भैया कि मेरे तो नोट्स में पूरा घिचपिच हो गया है और अब पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर मैं भी A4 साइज शीट पे ही आई हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है, मैंने एक यूनिट के लिए अलग से ये नोट्स बना लिए, ठीक है, साफ नोट्स बना लिए। इससे क्या हुआ, एक तो मेरे नोट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा क्लियर बने हैं, दूसरा क्या मुझे फ़ायदा हुआ कि अगर मुझे कोई टॉपिक नया ऐड करना भी है, कि बाय चांस मैंने इन सर की प्लेलिस्ट से देखा और फिर मैं जैसे कि मैंने कहीं और देखा या फिर मैंने कोई पीवाईक्यू में कोई टॉपिक देखा वो इन्होंने नहीं कवर करा रखा है, तो मैंने किसी दूसरे चैनल पे सर्च करके, जहाँ से उन्होंने किसी दूसरे चैनल ने वो टॉपिक करा रखा है मैंने वहाँ से किया, तो फिर मैं कहाँ पे लिखूँ, मेरे रजिस्टर में तो जगह नहीं थी। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, इसमें मैं पेजेस ऐड कर सकती हूँ, स्टेपलर करा और पेज ऐड कर लिया, तो इससे मुझे ये फायदा हुआ है। तो इसलिए मैं भी आप सबसे कहूंगी कि हमेशा रजिस्टर पे नोट्स ना बना के A4 साइज पे नोट्स बनाओ। बहुत ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये काम होगा आपका, अगर आप ये बात मान लेते हो तो। एक दूसरा ये काम ना रिवीजन के टाइम पे ना एक मनोवैज्ञानिक स्तर पे भी जाके हमारी एक थोड़ी मदद करता है। कैसे कि मेरे पास अगर ये नोट्स हैं कि मेरे यूनिट 1 के ये नोट्स हैं और आज का मैंने दिन डिसाइड किया है कि मैं यूनिट 1 को रिवाइज करूंगी, तो अगर मैंने रजिस्टर में एक मोटे से रजिस्टर में नोट्स बना रखे होंगे तो मेरे सामने वो मोटा सा रजिस्टर होगा और मैं थोड़ा ऊब जाऊंगी, हाय मुझे इतना सारा पढ़ना है। लेकिन जब आज मुझे सिर्फ 2 यूनिट पढ़नी है, आज मान लो कि मुझे सिर्फ 2 यूनिट रिवाइज करनी है, तो मेरे पास मैं ये सिर्फ 2 पेजेस लेके बैठूंगी। मुझे पता है मेरे दिमाग में थोड़ा सा ना हिंट तो चला ही जाएगा कि हाँ ठीक है, ये 2-4 पेज ही तो पढ़ने हैं, रिवाइज ही तो करना है, हो जाएगा, कर लूंगी मैं। तो ऐसे भी रिवीजन बहुत जल्दी होता है, फास्ट होता है, अच्छे से होता है, और आपके मन पे ना कोई बोझ भी नहीं पड़ता, आप थकते भी नहीं हो, आप ऊब भी नहीं जाते हो, आप थोड़ा प्रेशर भी फील नहीं करते हो एग्जाम का रिवाइज करते टाइम। तो
एग्ज़ाम की जो जर्नी है ना वो थोड़ी सी ईजी हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप कुमार भारत सर की प्लेलिस्ट को कंप्लीट करके आओगे, वहाँ से आपके ना कॉन्सेप्ट और बेस क्लियर हो चुका होगा, आपके हाथ में कुछ नोट्स भी होंगे। तो उसके बाद मैं बताती हूँ आप क्या करते हो। तो देखो, अब हम यूनिट वाइज बात करेंगे कि हम किस यूनिट को कहाँ से करें। और कुमार भारत सर के करने के बाद की मैं बात बता रही हूँ कि उसके बाद हम कहाँ से जो छूट जाते हैं, जो टॉपिक वहाँ से छूट जाते हैं, उनको कहाँ से कवर करें। तो सबसे पहली यूनिट है हमारे पास टीचिंग एप्टीट्यूड। कुमार भरत सर ने ट्रस्ट भी बहुत अच्छे से करा रखी है, उस पर भरोसा रखो। और जैसे कि उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उनके तो आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एक शिक्षक की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक लर्नर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब ऐसी चीज़ें आप एक बार समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ ऐसा फैक्ट्स नहीं है जो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो मतलब उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके आप नोट्स बना ही लोगे, तो फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ही करनी है। रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। यूनिट 1 आपकी तैयार हो चुकी है, उसमें आपने जो कुमार भरत सर से देख के नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ना है, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करनी है। कभी भी आपको किसी के भी ना तो मॉक टेस्ट परचेज करने की ज़रूरत है ना लगाने की ज़रूरत है। पीवाईक्यू ही हमारे पास इतने सारे होते हैं कि आप नहीं लगा पाओगे। आप 2-4 साल के भी लगा लोगे ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, पीवाईक्यू लगानी है। अब पीवाईक्यू हम कहाँ से लगाएंगे ये मैं बाद में बताऊंगी, एक बार मैं सारी ये यूनिट बता दूँ। उसके बाद सेकंड यूनिट आती है रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। ये ना बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है, इसको भी ना तो मैथ्स वाला छोड़ना ना विदाउट मैथ्स वाला छोड़ना, कोई मत छोड़ना भैया इसको तो। और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, स्पेशली हिंदी वालों आप तो ध्यान रखो, यहाँ से तो बहुत अच्छे से टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं। और बाकी अगर आप भी किसी दूसरे सब्जेक्ट के भी स्टूडेंट है तो ध्यान रखना कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है ना उसका भी जो प्रभाव है ना पेपर 1 पे दिखाई देगा। आपका जो पेपर 2 होगा ना जिस चीज़ से रिलेटेड, मान लो आपका कंप्यूटर साइंस दूसरा पेपर है तो आपके पेपर में आईसीटी की जो यूनिट है ना वो अच्छे वाली आएगी, लेकिन हिंदी वालों आपके में वो इतनी अच्छी नहीं आएगी, आपके में वो बिल्कुल बेसिक ही आएंगे। तो अपने पेपर 1 को भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हिंदी में जैसे कि लैंग्वेज है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड ये अच्छे से आते हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से करके जाना है, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है इन यूनिट को। और जब आप सेकंड यूनिट की बात करो तो जब आप कुमार भरत सर से रिसर्च एप्टीट्यूड कर लोगे ना, उन्होंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है। अगर आप में से फिर भी किसी का मन करे ना तो एक बार AIR1 युक्ति जैन करके मैम है, उनकी आप रिसर्च एप्टीट्यूड वाली एक बार प्लेलिस्ट देख लेना। उन्होंने शायद शॉर्ट में भी एक मैराथन ली हुई है। जब आप नोट्स बना के आ ही चुके हो तो एक बार उनकी मैराथन भी देख ही लेना, वो भी मैंने देखी थी, अच्छी है उनकी। मुझे तो AIR1 युक्ति मैम का भी अच्छा लगा, उनका भी यही सेम कॉन्सेप्ट है। वो भी पहले टॉपिक कराती है और उसके बाद क्या कहते हैं PYQ भी कराती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना युक्ति मैम जो है वो ज़्यादातर इंग्लिश में कराती है, शायद जो हमारे हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होगी, ठीक है। इसलिए भरत कुमार सर के बाद जो इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है जो इंग्लिश में अपना पेपर 1 देंगे, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि वो युक्ति मैम के पास जाएँ, उनकी प्लेलिस्ट देखें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, है ना, ठीक है। और जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि वो PW पे जाए। हालांकि PW पे इंग्लिश में भी होता है तो, लेकिन हिंदी में भी वो बहुत अच्छे से कराते हैं। और PW पे भी ना अच्छा है, वो चैनल भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वहाँ पे ना तो ज़्यादा टीचर है पेपर 1 को लेके, 2 टीचर है, दोनों ही टीचर जो है अपनी 5-5 यूनिट कवर करा देते हैं और ना ही ज़्यादा झमेला करते और ना ही ज़्यादा बकवास करते, क्लास के टाइम पे अपना अच्छे से पढ़ाते। PW को भी मैं रिकमेंड करूँगी, वहाँ से भी ना वो बहुत अच्छे से कराते हैं। तो एक बार वहाँ से अगर आप कोई टॉपिक रह जाए जो आपको PYQ में मिले और आपके नोट्स में ना हो तो PW से वो कर लेना। अगली यूनिट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट है और बहुत ज़्यादा आसान यूनिट है, आप सब कर ले जाओगे और ना ही उसमें ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, क्या बैरियर्स होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कोई भी कर लेगा, बच्चा भी कर लेगा। वे तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं अगर आप कम्युनिकेशन ना भी पढ़ के जाओगे ना तब भी आप उनको अपने थोड़े सामान्य ज्ञान से अच्छे से कर दोगे, ठीक है ना, बेसिक नॉलेज से। तो इसलिए, और वो मोर देन इनफ है, जो भरत सर ने करा रखा है वही अच्छा है, वहीं से बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आते हैं, वो आप सब कर लेना। उसके अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगली जो यूनिट है वो आती है हमारी कॉम्प्रिहेंशन वाली, पैराग्राफ वाली यूनिट कहते हैं जिसे हम। उसमें भी आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी की कोई क्लास लेने की ज़रूरत है। वो तो उसकी कुछ ट्रिक्स होती है, जैसे भी हम पैराग्राफ करते हैं ज़्यादातर सभी कर लेते हैं। अगली यूनिट मान लो कि हमारे पास अब मैथ्स की यूनिट है जिसमें एक हमारे पास DI है। देखो DI मैथ्स वाले भी सुनना और विदाउट मैथ्स वाले भी सुनना। DI के बारे में मैं बताती हूँ। DI का जो क्वेश्चन आता है ना, स्पेशली हिंदी वाले, अगर आप बच्चे हिंदी वाले हो ना
और आपको डीआई से, मैथ से डर लगता है, तो आप उससे मत डरो। एक बार डीआई देखो, डीआई के क्वेश्चंस देखो, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं आई में ना बहुत। अगर आप थोड़ी सी बेसिक क्लियर कर लो ना, एक एवरेज बहुत आसान होता है, एवरेज निकालना, रेशो निकालना बहुत आसान होता है, और उसके बाद क्या कहते हैं, परसेंटेज, परसेंटेज का तो फॉर्मूला सबको आता है, बहुत आसान होता है परसेंटेज निकालना भी। तो यही 2 3 4 टॉपिक है जिससे हमारा पूरा डीआई सोल्व हो जाता है। तो डीआई को तो मैं कहूँगी, मैं वो स्टूडेंट हूँ जो मैथ से बहुत भागती है, बहुत डरती है, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना। मैं उनमें से हूँ जो ऐसे करती हूँ, 0 की 0, 0 की 0, इस तरह से जो सोल्व करती है, ठीक है ना। तो समझ लो, अगर मैं भी कह रही हूँ ना कि डीआई से नहीं भागना है, डीआई को एक बार देखो, सोल्व करो, अगर नहीं होगा फिर भी तो आप मुझे आके बता देना, भैया हमसे तो फिर भी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन एक बार आप देखना जरूर, डीआई ना बहुत आसान भी आते हैं। एक आप ना पता डीआई को कहाँ देख के डर जाते हो, एक तो पाई चार्ट वाला डीआई देख के डर जाते हो, एक डीआई होता है कॉम्युलेटिव डीआई, उसको देखकर डर जाते हो। नहीं, ऐसे तो हमारे में नहीं आते, हिंदी वालों आपके में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आते, सिंपल नॉर्मल डीआई आते हैं आपके, ठीक है। तो आप उनको कर जाओगे, उनको जरूर करके जाओ। और देखो, अगर हार्ड वाला आ भी गया ना, तो आप ये सोचो कि मुझसे अगर आसान वाला क्वेश्चन आ गया ना, वो मेरा नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आसान वाला कोई भी नहीं छोड़ने वाला है। जिसका थोड़ा बहुत भी मैथ्स ठीक है, जिसने थोड़ा बहुत भी मेरे कहने से देख लिया ना, वो भी नहीं उसको छोड़ने वाला। अगर आप छोड़ दोगे आसान वाला तो आप रेस से बाहर हो जाओगे, आपको ये नहीं करना है, ठीक है। हार्ड आ गया कोई बात नहीं, शौक से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई गम भी नहीं मनाना अगर आपका मैथ्स वीक है तो, ठीक है। तो आप मेरी बात मानो, एक बार डीआई को जाओ, उसको देखो, और जो मैंने आपको छोटे छोटे टॉपिक बताए हैं मैथ्स के, इनको एक बार आप कर ले जाओगे ना बेसिक से, तो आप डीआई कर ले जाओगे, बहुत आसान आता है। तो देखो, अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना ईमानदारी से, तो मैंने डीआई की प्रैक्टिस की थी। मैं भी पहले डीआई बिल्कुल नहीं छूती थी, ठीक है। लेकिन मैंने जब डीआई को एक बार देख लिया ना, और मुझे लगा अरे ये तो हो जाएगा, ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, ये तो बहुत बेसिक, अगर मुझे फॉर्मूले आ गई तो ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने ना डीआई करना शुरू किया, मैंने डीआई की ना काफ़ी प्रैक्टिस भी की थी, तो मुझे आ भी गया था। और मेरे पेपर में क्या हुआ, मेरे पेपर में डीआई जो आया ना, वो रेशो वाला डीआई आया था, और वो भी 3 रेशो वाला डीआई आ गया था। तो उसमें कैलकुलेशन ना बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन वाली आ गया था, ठीक है। और हमारा पेपर, जैसे कि इस बार आप सबको तो पता ही होगा कि इस बार पैटर्न चेंज हो गया था हमारा हिंदी का, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर हो गया था, बहुत डीपली पेपर हो गया था, उसमें ना बहुत ज़्यादा हमारा टाइम चला गया था। तो मैंने डीआई, आपको पता है मैं डीआई से मैथ से डरती हूँ, तो मैंने शुरू में सब में बीबी ऑप्शन लगा दिया था, और मैं आगे बढ़ गई थी पेपर 1 में, ठीक है। लेकिन जब मैं लास्ट में आई ना, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको सोल्व करूं। हालांकि मैं कह सकती हूँ कि डीआई आसान ही था, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा थी, और दूसरा हमारे पास पेपर 2 हमारा इतना ज़्यादा लेंदी हो गया था, तो मेरे पास टाइम भी नहीं बचा था मैं उसमें ज़्यादा टाइम दे पाती। तो लेकिन फिर भी मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया ना, मेरा वो क्वेश्चन सही हो गया था, और बाकी सब में मैं बी लगा के आई थी। मेरी किस्मत तो देखो आप, कि भैया एक भी प्रोबेबिलिटी कहीं भी काम नहीं की, एक भी ऑप्शन में बी ऑप्शन नहीं था, मैं तो गई। अच्छा हुआ मैंने एक सोल्व कर लिया, वरना मेरे पांचों के पांचों ही गलत हो जाते, 4 गलत हुए हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने अपनी भी आपको बता दी डीआई का मेरा क्या रहा है। हमारी लॉजिकल रीजनिंग वाली यूनिट आती है, ठीक है। वो बहुत, आप कहोगे वो मैथ्स वाली यूनिट है, लेकिन मेरी बात मानो, वो बहुत ही ईजी यूनिट है। जो मैथ्स नहीं जानते उनके लिए बात कर रही हूँ मैं, उनसे बात कर रही हूँ इस वक्त। वो बहुत ही इजी यूनिट है, आप कर सकते हो, मैंने भी किया था। मेरे लॉजिकल रीजनिंग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था। तो मैं तो इतना कह सकती हूँ, भैया मैथ्स के नाम पर अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो आप भी कर सकते हो। एक बार करो तो सही, अगर ना हो तो मुझे बताना। लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी है, भरत सर ने भी अच्छे से करा रखी है। अगर आप इंग्लिश वाले हो तो आप AIR 1 युक्ति मैम है, उन्होंने इंडियन लॉजिक और वेस्टर्न लॉजिकल रीजनिंग दोनों अच्छे से करा रखी है। और अगर आप बिल्कुल हिंदी वाले स्टूडेंट हो तो आप PW वाले टीचर्स के पास जा सकते हो, वहाँ पे एक मैम पढ़ाती है लॉजिकल रीजनिंग, बहुत अच्छे से कवर करा रखी है, आप वहाँ से जाओ और कर लो। उसके बाद जो एक यूनिट है मैथ्स वाली यूनिट, देखो मैं कहूँ जितना मुझे पता है, भरत सर का भी ना मैथ्स अच्छा नहीं है, उन्होंने भी मैथ्स वाली यूनिट इतनी अच्छे से नहीं करा रखी है, बस मुझे पता है उन्होंने कैसे करा रखा है, ठीक है। मैथ्स के लिए एक रजत सर है, वो अच्छा कराते हैं, ठीक है। और अगर आप मैथ्स में ठीक ठाक हो, करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो मैथ्स वाली यूनिट को भी, तो आप उनको प्रीफर कर सकते हो। वो शायद टेक्स्ट बुक पे पढ़ा रहे हैं इस वक्त, ठीक है, तो वो अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनको एक बार देख लेना। नेक्स्ट यूनिट है जो हमारी, वह है ICT कंप्यूटर वाली यूनिट, ठीक है। भरत सर ने भी इसको अच्छे से करा रखा है,
और जो सर ने नहीं करा रखा और अगर आपको किसी पीवाईक्यू में मिलता है वो इम्पोर्टेंट आपको लगता है तो अदिति मैम है आईसीटी के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, फेमस क्या बोलूँ, वो भी अच्छा पढ़ाती है आईसीटी वाली यूनिट, वो भी अच्छे से कवर कराती है। तो आप एक बार वहाँ से देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों वालों का वहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इन्वायरमेंट वाली बात करूँ तो इन्वायरमेंट मैंने अंशिका मैम से पढ़ा था। अंशिका पांडे मैम है, वो शायद अब वो उस पे पढ़ाती है, टेक्स्ट बुक पे पढ़ाती है, वो इन्वायरमेंट बहुत अच्छे से पढ़ाती है और शायद उनका इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही सेकंड टॉपिक मतलब सेकंड सब्जेक्ट भी है, इसलिए वो इन्वायरमेंट वाली यूनिट अच्छे से करा देती है, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो हमारी 10th यूनिट है हायर एजुकेशन, देखो हायर एजुकेशन भरत सर ने भी अच्छे से करा रखा है, लेकिन मैं कहूँगी कि भरत सर से भी अच्छे से करा रखा है शिव सर ने, जो उनके चैनल का नाम है शायद विजन जेआरएफ करके। तो उन्होंने हायर एजुकेशन वाली यूनिट स्पेशली हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करा रखी है, आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हो, उनकी मैराथन भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है 10th यूनिट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। तो मेरे लिए तो वही हाईली रिकमेंडेड होंगे इस यूनिट के लिए। जब आपने एक बार सारे लेक्चर देख लिया, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, आपके हाथ में नोट्स हैं, आपने पीवाईक्यू भी देख लिए है ना, तो अब आपका काम होना चाहिए कि अब भले ही कोई मैराथन ले, कोई कितनी अच्छी क्लास लेके आए, कोई कितना अच्छा लेक्चर लेके आए आपके सामने, आपको नहीं देखना है। अब आपने नोट्स बना ली हैं, अपने उन पर भरोसा रखो, अपने नोट्स पर, उनको पढ़ो, रिवाइज करो, उसके बाद सिर्फ पीवाईक्यू लगाओ, रिवाइज करो पीवाईक्यू लगाओ, रिवाइज करो पीवाईक्यू लगाओ। इससे क्या होगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, आपके हाथ में जो फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं वो नोट्स के रूप में आपके हाथ में है, आप उनको बार बार पढ़ोगे तो नेचुरली आपके माइंड में वो भी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी, याद करने वाली फैक्ट्स भी। और आप बस पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, पीवाईक्यू एज इट इज रिपीट होते हैं। मेरे खुद के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन तो भैया ऐसे थे जो एज इट इज रिपीट हुए थे पीवाईक्यू में, कुछ भी चेंज नहीं किया उन्होंने, और कॉन्सेप्ट तो सारे ही रिपीट होते, कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं आ जाता पीवाईक्यू में। और हिंदी वालों आपको मैं बता दूं, पेपर 1 एकदम हलवा है, हमारे लिए तो हर यूनिट का सिर्फ बेसिक आता है, कुछ भी डिटेल में नहीं आता, सिर्फ अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए ना तो आप अच्छे से कर जाओगे, अच्छे से क्या बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर जाओगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि हमें पीवाईक्यू लगाने, कि हम पीवाईक्यू कहाँ से लगाएं, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो देखो जो बुक आती है ना, वो चाहे किसी भी पब्लिकेशन की हो, ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि या तो सिर्फ हिंदी में सारे क्वेश्चंस होंगे या फिर सारे इंग्लिश में क्वेश्चंस होंगे, लेकिन एग्जाम टाइम में तो हमारे पास ऑप्शन होता है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं कि या तो वो जो क्वेश्चन जो टॉपिक उनको इंग्लिश में करना होता है वो इंग्लिश में देख लेते हैं, जो क्वेश्चन उनको हिंदी में देखना होता है फिर उसको हिंदी में देख लेते हैं, तो हेल्प हो जाती है, ठीक है, सब इक्वली मैनेज हो जाता है। लेकिन जब आप बुक अगर पीवाईक्यू की कोई खरीदोगे तो उसमें ऐसा नहीं है, तो फिर आपको इंग्लिश की मिलेगी या हिंदी की मिलेगी, इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि पीवाईक्यू हमेशा आप ऑनलाइन खरीदो, मतलब ऑनलाइन परचेज करो, ऑनलाइन लगाओ, ठीक है। और अगर आपको आपका स्टार्टिंग फेज है, आपको शुरू में लगाने हैं तो फ्री में लगाने हैं, तो देखो फ्री में यूट्यूब पे भी बहुत सारे पीवाईक्यू सोल्व करवा रखे हैं, बट आपको खुद से लगाने हैं, सिर्फ वीडियो लेक्चर नहीं देखना है, प्रैक्टिस करनी है। तो भरत कुमार सर अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली सुबह शाम पीवाईक्यू लेके आते हैं, जिनको आप लगा सकते हो, फ्री में लगा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जब आपको फुल मॉक टेस्ट देना हो पीवाईक्यू वाले, मतलब पूरा का पूरा 50 के 50 क्वेश्चन आपको एक साथ लगाने हो, तो मैंने क्या काम किया था, मैंने तो भैया टेक्स्ट बुक से परचेज कर लिए थे पीवाईक्यू पेपर 1 के लिए, ताकि मैं अपना 50 के 50 क्वेश्चन एक साथ लगा सकूं और अपना टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर सकूं। तो आप भी वह कर सकते हो। वहाँ पे मुझे दोनों मिल गए थे, वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी हम ट्रांसलेट कर सकते थे। तो थैंक यू, बस यही सब था जितना मुझे पता था। इसके बाद अगर आप ये चाहते हो कि हर यूनिट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता दूं, जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनते ही हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।